सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल एंड एज आई प्रॉमिस्ड आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मार्वल की इविल जस्टिस लीग यानी कि स्क्वाड्रन सुप्रीम के हर मेंबर की ओरिजिन स्टोरी और इस पूरी टीम की स्टोरी को जिसका बेस्ट अडेप्टेशन हमें देखने को मिला था अवेंजर्स की एनिमेटेड सीरीज में। आज के वीडियो में हाइपेरियन यानी कि सुपरमैन का ही एक इविल वर्जन और नाइट हॉक जैसे सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी को डिटेल में कवर किया जाएगा और आपको वो सब जानने को मिलेगा जो कि आपको इस टीम के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये टीम हमें लोकी के सीजन 2 और उसके बाद अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलने वाली है, ऐसे रिपोर्ट्स है। तो हमें इस टीम के बारे में जानना ही चाहिए एंड इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, स्क्वाड्रन सुप्रीम की स्टोरी को अवेंजर्स असेंबल की एनिमेटेड सीरीज में स्कैटर्ड पार्ट्स में कवर किया गया था 2 सीजन के दौरान कुछ अलग अलग एपिसोड्स में। तो इन सारे एपिसोड्स को मिला के उसमें से कुछ पार्ट को स्किप करके और कुछ चीजों को अपने तरीके से बता के मैंने इसे इंटरेस्टिंग वे में कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये एक मीटियोर से जो कि अर्थ से टकराने वाला था। हमारे पावरफुल अवेंजर्स जिसमें इंक्लूडेड है थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, हॉकाई और फैल्कन, ये सारे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर अल्टीमेटली वो लोग उसे नहीं रोक पाते। एंड उसी टाइम के दौरान वहां पे काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है जो कि उस पूरे मीटियोर को छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है और अर्थ को बचा लिया जाता है। और तब पता चलता है कि हाइपेरियन नाम का एक नया सुपर हीरो आ चुका है। न्यूज चैनल्स भी उसी सुपर हीरो को कवर करते हैं। ये सुपर हीरो बहुत ही परफेक्ट है, उसके पास सुपरमैन की तरह ही ड्यूरेबिलिटी है, सुपर स्पीड है, सुपर स्ट्रेंथ है, हीट विजन है, तो कोल्ड ब्रेथ भी है। और ऐसा कहा जाने लगता है कि ये सुपर हीरो अब अर्थ का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। फिर अवेंजर्स साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि अगर कोई सुपर हीरो इतना पावरफुल है तो शायद उसे अवेंजर्स का मेंबर बनना चाहिए या फिर एटलीस्ट हमें ये जानना चाहिए कि वो आया कहां से है, क्योंकि किसी इतने पावरफुल बीइंग को ऐसे ही खुले में घूमने नहीं दिया जा सकता। तो वो लोग हाइपेरियन से मिलने जाता है जब वो एक विलन को पकड़ रहा होता है और हाइपेरियन का बिहेवियर काफी एरोगेंट था। वो वहां से चला जाता है। उसके बाद भी अवेंजर्स हाइपेरियन का पीछा करते हैं और हाइपेरियन के बेस पे पहुंचते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी उड़ने वाली स्पेसशिप है और ये बिल्कुल सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की तरह है। उसके बाद हाइपेरियन से मिलके वो लोग हाइपेरियन से पूछते हैं कि आखिरकार हाइपेरियन आया कहां से है और उसका ओरिजिन क्या है। तब हाइपेरियन बताता है कि वो एक प्लेनेट से आया है जहां पे वो उस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता था, पर वहां पे भी अर्थ की तरह प्रॉब्लम्स थी जैसे कि वॉर, करप्शन और ये सारी चीजें अल्टीमेटली मिलके उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। बस हाइपेरियन वहां से बच पाता है और फिर वो यहाँ आ जाता है और अब वो अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि अर्थ का हाल भी उसके प्लेनेट जैसा ना हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद वहां पे एक अलर्ट होने लगता है जिससे हाइपेरियन को पता चलता है कि फिर से वही विलन जिसे उसने रोका था वो कुछ क्राइम कर रहा है। तो हाइपेरियन वहां पे पहुंच जाता है और वो उस विलन को मारने लगता है, पर तभी वहां पे अवेंजर्स आ जाता है और अवेंजर्स हाइपेरियन को समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्थ पे एक लॉ मौजूद है और हमें उस लॉ को मानना होगा। अवेंजर्स किसी की जान नहीं ले सकते और अगर कोई क्राइम भी करता है तो उसे सजा देने का एक तरीका होता है, लेकिन हाइपेरियन उस बात को नहीं मानता और खुद ही उस विलन को सजा देने लगता है, जिसे रोकते हुए हाइपेरियन और अवेंजर्स के बीच में वॉर होने लगती है। उस बैटल के दौरान भी हाइपेरियन बहुत केयरलेस था। वो वहां पे ब्रिज को भी डैमेज कर देता है जिससे काफी लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और थॉर उस ब्रिज को संभालता है। हाइपेरियन और हल्क के बीच में भी फाइट होती है जहां पे हल्क और हाइपेरियन अंडर वाटर फाइट करता है, पर हाइपेरियन हल्क को भी ओवर पावर कर देता है। और ये सब देख के आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट करना होगा और ऐसे कह के आयरन मैन वहां से चला जाता है। और यहाँ पे हाइपेरियन और अवेंजर्स के बीच की फाइट में अब थॉर और हाइपेरियन भी फाइट कर रहे हैं जहां पे हाइपेरियन थॉर को स्पेस में फेंक देता है। लेकिन इस फाइट के दौरान हाइपेरियन समझ जाता है कि टोनी क्या करने गया है। हाइपेरियन फटाफट से उड़ के अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड पे पहुंचता है जहां पे जाके उसे पता चलता है कि आयरन मैन उसी की कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर रहा था और उस डेटा को एक्सेस करके आयरन मैन को भी ये पता चल जाता है कि हाइपेरियन की ओरिजिन स्टोरी बिल्कुल ही झूठ है। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था कि वॉर और करप्शन की वजह से उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ हो, बल्कि उसके प्लेनेट के लोगों ने ही हाइपेरियन की बात नहीं मानी थी। हाइपेरियन ने वहां भी फोर्सफुली एक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, पर उसकी बात ना मानने पे हाइपेरियन और उसकी स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम की एक टीम ने खुद के ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये जानने के बाद सारे अवेंजर्स भी वहां पे असेंबल हो जाते हैं और थॉर जिसे हाइपेरियन ने स्पेस में फेंक दिया था वो एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक लेके आता है और हाइपेरियन के ऊपर उस अटैक को करता है।
हल्क भी हाइपीरियन से साथ में फाइट करता है और सारे एवेंजर्स मिलके हाइपीरियन को हरा देते हैं और उसे कैद कर लिया जाता है। इन इंसिडेंट्स के थोड़े टाइम बाद अवेंजर्स शील्ड के हेली कैरियर पे जाता है, जहां पे उन्हें कार्ल रिचमंड मिलता है जो कि शील्ड की सिक्योरिटी का नया हेड है। और इसी के थोड़े टाइम बाद उस हेली कैरियर पे कोई अटैक कर देता है। हेली कैरियर डिस्टेबलाइज हो जाता है और अवेंजर्स जैसे तैसे उसे गिरने से रोकते हैं, पर इन इवेंट्स के बीच में कोई शील्ड का डेटा चुरा लेता है और सिक्योरिटी कैमरास के चेक करने पे पता चलता है कि किसी ने इनविजिबल होके एक बर्ड जैसे कॉस्ट्यूम में शील्ड का कोई इंपॉर्टेंट डेटा चुरा लिया है। इसी के थोड़े दिनों बाद अवेंजर्स को एक कॉल मिलता है जो कि कहता है कि किसी म्यूजियम के ऊपर अटैक हुआ है, और जब अवेंजर्स वहां पे पहुंचता है तब वहां पे कुछ हाइड्रा के रोबोट्स म्यूजियम पे अटैक कर रहे थे, पर एक्चुअली ये हाइड्रा के रोबोट्स नहीं थे, ये अवेंजर्स के लिए एक ट्रैप था। उन्हीं रोबोट्स को जब हल्क डिस्ट्रॉय करता है तब उन रोबोट्स में से एक पर्पल कलर का लिक्विड निकलता है जो कि किसी गामा रेडिएशन वाले इंसान के लिए नशीला था। और इसके बाद हल्क काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। थॉर के म्योनिर के ऊपर एक ऐसा डिवाइस आके अटैच हो जाता है जो कि बाइफ्रॉस्ट को लगातार समन कर रहा था और थॉर 9 रिम्स के बीच में आउट ऑफ कंट्रोल होकर ट्रैवल ही करता जा रहा था। तो एक तरीके से किसी ने अवेंजर्स को हराने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की थी और उनकी वीकनेसेस को टारगेट किया था। और यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि फैल्कन का कैरेक्टर इस एनिमेटेड सीरीज में एमसीयू से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे वो कोई सोल्जर नहीं बल्कि एक स्मार्ट टीनेज लड़का होता है जो कि शील्ड की ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद वो अवेंजर्स में भर्ती होता है। हल्क और थॉर के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे देख के फिर फैल्कन टोनी से कहता है कि एक्चुअली वो लोग जब शील्ड में थे तब उन लोगों को इस बात की बहुत चिंता थी कि अवेंजर्स को अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया या फिर अवेंजर्स कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल चले गए तो उन्हें रोका कैसे जाएगा, और इसलिए शील्ड वालों ने तुम्हारी सबकी वीकनेसेस को एनालाइज करके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनाए थे, कुछ ऐसे तरीके बनाए थे जिससे तुम्हें हराया जा सके, और कोई इन्हीं तरीकों का यूज कर रहा है। यानी कि शील्ड में से जो डेटा चोरी हुआ था, उस बर्ड टाइप इंसान ने जिस डेटा को चुराया था वो कुछ और नहीं बल्कि अवेंजर्स को हराने का प्लान था। एक डिवाइस आके वहां पे कुछ कोड्स बोलने लगता है और हमें पता चलता है कि ब्लैक विडो जब रेड रूम प्रोग्राम में थी तब उसके दिमाग में कुछ कोड्स डाले गए थे बिल्कुल विंटर सोल्जर की तरह, और इन कोड्स को सुनते ही ब्लैक विडो बेहोश हो जाती है। यानी कि ब्लैक विडो को भी हरा दिया गया है। और वहां पे कोई इंसान एक ईएमपी ग्रेनेड चलाता है जो कि आयरन मैन के लिए था, और अगर वो ग्रेनेड आयरन मैन को लग जाता तो उसका पूरा सूट ही डिस्चार्ज हो जाता है। पर इस चीज से आयरन मैन बच जाता है और फिर बचे हुए एवेंजर्स को लगता है कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं, और वो लोग अवेंजर्स टावर में चले जाते हैं। वहां पे किसी ने टावर की पूरी सिक्योरिटी को भी शट डाउन कर दिया था। टोनी और फैल्कन मिलके जार्विस को टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहां पे नाइट हॉक आ जाता है जो कि इन सबके पीछे है, और उसके बाद वो एक के बाद एक अवेंजर्स को उनकी वीकनेसेस के थ्रू टारगेट करने लगता है। वो पहले हॉकाई को न्यूट्रलाइज करता है, उसके बाद कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम की शील्ड पे एक ऐसे डिवाइस को लगा देता है जो कि वाइब्रेनियम की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके कैप्टन अमेरिका को ही एक शील्ड के अंदर कैद कर देता है, एक केज के अंदर कैद कर देता है। और उसके बाद वो आयरन मैन को भी डिफीट करता है और फैल्कन को लेके वहां से एक की उठाता है जो कि एक्चुअली में हाइपीरियन की वॉरशिप की की थी, और उसके बाद वो खुद उस वॉरशिप पे फैल्कन को लेके चला जाता है। उस वॉरशिप पे पहुंच के वो फैल्कन को बताता है कि वही स्क्वाड्रन सुप्रीम का लीडर है, यानी कि ये कैरेक्टर बैटमैन की कॉपी है, और जिस तरीके से उसने अवेंजर्स को डिफीट किया आप बैटमैन से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि फैल्कन ने अवेंजर्स को हराने का ये जो पूरा प्लान था वो उस टीम का हिस्सा था जिसने इस प्लान को बनाया था, और इसके अगेंस्ट में फैल्कन ने एक और प्लान भी बनाया था कि अगर कोई इस प्लान को अवेंजर्स के अगेंस्ट यूज करे तो अवेंजर्स को वापस कैसे ठीक किया जाए। और जार्विस उसके बाद टर्न ऑन हो जाता है और वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, और धीरे धीरे सारे अवेंजर्स वापस से ठीक हो जाता है और उस वॉरशिप पे आ जाता है जहां पे नाइट हॉक है, और फिर अवेंजर्स मिलके नाइट हॉक को हरा देते हैं। नाइट हॉक को कैद कर दिया जाता है, पर जब नाइट हॉक कैद होता है तब हमें पता चलता है कि नाइट हॉक ने एक और प्लान भी बनाया था, और वो प्लान था हाइपीरियन को फ्री करने का प्लान। तो हाइपीरियन आजाद हो जाता है, वो नाइट हॉक के प्रिजन को भी तोड़ देता है और नाइट हॉक को वहां से लेके चला जाता है। थोड़े ही टाइम बाद हाइपीरियन अवेंजर्स टावर के ऊपर वापस अटैक करता है। हाइपीरियन को हरा दिया जाता है, पर एक्चुअली हाइपीरियन का मेन पर्पस था टावर में एक होल करना जिसके थ्रू स्पीड डीमन टावर को एंटर कर सके। और स्पीड डीमन और कोई नहीं फ्लैश की ही इविल कॉपी था, और उसके पास भी फ्लैश की तरह ही स्पीड फोर्स टाइप एक एनर्जी होती है। और नाइट हॉक ने स्पीड डीमन को एक ऐसी एडवांस बेल्ट दे रखी थी जिसके जरिए स्पीड डीमन अपनी स्पीड फोर्स को किसी और में भी ट्रांसफर कर सकता था, यानी कि किसी और को वो स्पेस टाइम के डायमेंशन में एम्पलीफाई कर सकता था। और स्पीड डीमन टारगेट करता है हल्क को, वो हल्क को स्पेस टाइम में फास्ट कर देता है। हल्क भी स्पीड डीमन की तरह फास्ट मूव करने लगता है,
वो दोनों इतना फास्ट मूव करता है कि कोई उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। यानी कि हल्क जिस तरीके से पूरे टावर में फास्ट मूव करने लगता है, उसकी वजह से ही टावर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और एक्चुअली स्पीड डीमन का प्लान ये था कि वो हल्क को उसकी डेथ के टाइम तक फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, पर ऐसा करने की वजह से कुछ रिएक्शंस उल्टे हो जाता है। हल्क डेथ की ओर तो नहीं जाता, बल्कि हल्क की बॉडी के अंदर जो गामा सेल्स थे वो बहुत ही जल्दी गामा रेस को प्रोड्यूस करने लगता है और हल्क चलता फिरता एक गामा बॉम्ब बन चुका था। और ऐसा लंबे टाइम तक होता तो हल्क भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और शायद पूरा न्यूयॉर्क सिटी ही एक्सप्लोड हो जाता। पर हल्क भी दिमाग से काम लेता है। वो टावर्स में जल्दी घूमते हुए कुछ मार्क्स बनाता है और टोनी को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक केज की ओर जा रहा है। और जब वो लोग उस एनर्जी केज के पास पहुंचते हैं, टोनी तभी उस बटन को प्रेस कर देता है और स्पीड डीमन को वहीं उस केज में कैद कर दिया जाता है। स्पीड डीमन के पास से उसकी बेल्ट ले ली जाती है, पर उसके बाद भी हल्क के अंदर जो एनर्जी आ चुकी थी, हल्क को उसे रिलीज तो करना ही था। और अब तो हल्क अपनी सुपर स्ट्रेंथ के साथ, जो कि गामा से एम्पलीफाई हो चुकी थी, प्लस उसके पास अब सुपर स्पीड भी थी, तो वो स्पीड डीमन का पीछा करता है। हाइपीरियन जो कि टावर के डिस्ट्रक्शन के दौरान वापस भाग चुका था, वो हाइपीरियन और स्पीड डीमन को एक आइलैंड पे रोकता है और उन दोनों को अकेला ही स्मैश करता है। हाइपीरियन तो अनकॉन्शियस हो जाता है, पर स्पीड डीमन एंड में उसे लेके भाग जाता है और वो लोग नाइट हॉक के पास पहुंच जाते हैं। और स्पीड डीमन नाइट हॉक से कहता है कि भले ही वो लोग हार गए, पर नाइट हॉक ने अवेंजर्स टावर का जो डेटा मंगवाया था, स्पीड डीमन उसे लेके आया है। यानी कि स्पीड डीमन ने अवेंजर्स टावर में से कोई इंफॉर्मेशन चुरा ली थी। अब इसी के कुछ समय बाद अवेंजर्स एक मिशन पे थे, जहां पे जू के कुछ एनिमल्स हाइपर इवॉल्व हो चुके थे, यानी कि मॉन्स्टर्स की तरह बन चुके थे और आउट ऑफ कंट्रोल होके सिटी में डिस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो अवेंजर्स को उन्हें रोकना था और उन्हें रोकने के दौरान अवेंजर्स को उनके ऊपर अटैक भी करना पड़ रहा था। पर तभी वहां पे ज़ार्डा आती है, यानी कि पावर प्रिंसेस, जो कि वंडर वुमन की ही कॉपी है। वो आके उन एनिमल से फाइट करने लगती है और किसी तरह की मार्शल आर्ट को यूज करके उन्हें बेहोश कर रही थी। और वो अवेंजर्स से भी कहती है कि तुम लोग इन एनिमल्स के ऊपर अटैक कर रहे हो, बल्कि तुम्हें उन्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो थॉर के साथ भी फाइट करती है और थॉर ज़ार्डा से बहुत इंप्रेस हो जाता है। इस पूरी फाइट के बाद थॉर ज़ार्डा से मिलना चाहता था, तो वो ज़ार्डा को ढूंढते ढूंढते नॉर्थ में घूमता है, जहां पे ज़ार्डा फ्रॉस्ट जायंट्स के साथ फाइट कर रही थी। उस फाइट को खत्म करने के बाद ज़ार्डा थॉर को अपना इनविजिबल शिप दिखाती है, बिल्कुल वंडर वुमन की तरह, जिसके पास एक इनविजिबल होने वाला प्लेन है। और वो दोनों उस प्लेन को लेके एक आइलैंड पे जाते हैं। ज़ार्डा कहती है कि इस आइलैंड पे ज़ार्डा ने अपने वर्ल्ड के कुछ क्रीचर्स और जीन्स को इम्प्लांट किया है, तो ये आइलैंड भी उसकी दुनिया की तरह ही है। यानी कि ज़ार्डा का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वंडर वुमन की तरह है, जिसके पास इनविजिबल होने वाला प्लेन है और अपना एक आइलैंड भी है। और थॉर और ज़ार्डा साथ मिलके इस आइलैंड के ऊपर प्रैक्टिस करने लगते हैं। ज़ार्डा थॉर को समझाती है कि वो दोनों वॉरियर्स है, बाकी के अवेंजर्स या स्क्वाड्रन सुप्रीम के मेंबर्स उनकी स्पिरिट को नहीं समझ पाएंगे, और वो दोनों गॉड्स है जो कि बाकी के सब मेंबर्स से ऊपर है। अगर थॉर ज़ार्डा के साथ आ जाए तो वो दोनों साथ मिलके अपनी अपनी टीम से भी बहुत बड़े बन सकते हैं। ज़ार्डा थॉर को मैनिपुलेट कर रही थी, पर तभी वहां पे थॉर को ढूंढता हुआ हल्क आ जाता है, जो कि थॉर से कहता है कि उसे ज़ार्डा के साथ नहीं होना चाहिए। और ज़ार्डा ये सब देखती है कि कैसे हल्क आके उनके बीच की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर रहा है और ज़ार्डा के प्लान को फेल कर रहा है। तो ज़ार्डा हल्क को हाइपर इवॉल्व कर देती है और उसकी फाइट थॉर से ही करवाने लगती है। और तभी थॉर समझता है कि उन एनिमल्स को भी ज़ार्डा ने ही हाइपर इवॉल्व किया था और ज़ार्डा बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और एंड में हल्क और थॉर मिलके ज़ार्डा को डिफीट कर देते हैं। अब अवेंजर्स मिलके समझ चुके थे कि स्क्वाड्रन सुप्रीम एक बहुत ही खतरनाक चैलेंज साबित हो सकता है, और इसीलिए वो स्क्वाड्रन सुप्रीम के मेंबर्स को अपने कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्कस कर रहे थे, जहां पे जब वो लोग स्क्वाड्रन सुप्रीम के 5th मेंबर के ऊपर आते हैं, जो कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम, जिसे पावर प्रिज्म नाम की एक ऑब्जेक्ट से पावर मिलती है, तो उसे देखते ही एंटमैन, जो कि अवेंजर्स में नया नया रिक्रूट हुआ है, वो कहता है कि उसने इसी इंसान को एक डिवाइस बेचा था और इस इंसान का रियल नेम बिली है। और वैसे तो वो अच्छा है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अवेंजर्स उसे सुपर विलन कंसिडर क्यों कर रहे हैं। एंटमैन अवेंजर्स को बताता है कि बिली ने उससे एक ऐसा डिवाइस बनवाया था जिससे वो पावर प्रिज्म की एनर्जी को एम्पलीफाई कर सके, और उसे पता है कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहां पे छुपा हुआ है। तो अवेंजर्स डॉक्टर स्पेक्ट्रम को ढूंढते हुए जाते हैं और डॉक्टर स्पेक्ट्रम वहां से निकलते ही अवेंजर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। अब जिस तरीके से ग्रीन लैंटर्न की लैंटर्न रिंग किसी न किसी इमोशन के ऊपर काम करती है, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न्स की लैंटर्न रिंग काम करते हैं उनकी विल के ऊपर, उसी तरीके से कुछ येलो लैंटर्न की लैंटर्न रिंग्स फियर के ऊपर भी काम करती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्टर स्पेक्ट्रम का जो पावर प्रिजन है
वो ह्यूमन के इमोशंस के ऊपर काम करता है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम का पावर प्रिजन इन अवेंजर्स के अंदर के फियर एंड गिल्ट को यूज करता है। थॉर के ऊपर अटैक करने के बाद थॉर में से लोकी निकलता है, जो कि थॉर से कहता है कि थॉर अगर चाहता तो वो लोकी की जान बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। कैप्टन अमेरिका के अंदर से विंटर सोल्जर निकलता है और आयरन मैन के अंदर से निकलता है अल्ट्रॉन। ये सारे एवेंजर्स अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज का ही सामना कर रहे थे। अल्ट्रॉन आयरन मैन से कहता है कि आयरन मैन के इन्वेंशंस की वजह से ही काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई आई है। तो कैप्टन अमेरिका से विंटर सोल्जर कहता है कि कैप्टन अमेरिका ने इतना इनफ ट्राई नहीं किया, और अगर वो भी चाहता तो बकी को विंटर सोल्जर बनने से रोक सकता था। इसी के दौरान अवेंजर्स की एक दूसरी टीम जाती है उस शिप के ऊपर जो कि स्क्वाड्रन सुप्रीम के साथ आया था, और वहां से डॉक्टर स्पेक्ट्रम के बारे में काफी सारी चीजें समझने की कोशिश करती है। और तब उन्हें पता चलता है कि जब स्क्वाड्रन सुप्रीम ने उनके प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय किया था, तब भी स्क्वाड्रन सुप्रीम ने डॉक्टर स्पेक्ट्रम के ही उस पावर प्रिज्म का यूज किया था, और तब भी डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने उन्हें काफी मना किया था, उन्हें रोकने की कोशिश की थी, पर अल्टीमेटली डॉक्टर स्पेक्ट्रम को पकड़ के जबरदस्ती पावर प्रिजन का यूज किया गया। वो पावर प्रिजन डॉक्टर स्पेक्ट्रम के कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। वो डिवाइस भी डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने इसलिए बनवाया था ताकि वो पावर प्रिजन के ऊपर कंट्रोल पा सके, और एक्चुअली पावर प्रिजन ही है जो कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम के अंदर के इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर रहा है। वरना बिली, जो कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम का रियल नेम है, वो एक अच्छा इंसान है। इवन बिली यानी कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम खुद ही स्क्वाड्रन सुप्रीम से छुप रहा था जब अवेंजर्स ने उसके ऊपर अटैक किया, और ये सब जानने के बाद अवेंजर्स डॉक्टर स्पेक्ट्रम की हेल्प करते हैं और पावर प्रिजन को बिली से अलग कर देते हैं। यानी कि बिली अब फ्री हो जाता है और उसके बाद वो शील्ड के साइंटिस्ट के तौर पे काम करने लगता है। पर हाँ, सीधा पावर प्रिजन जाता है नाइट हॉक के पास, और नाइट हॉक पावर प्रिजन से बात करता है कि तुम्हें अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी को अपना होस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और तब पावर प्रिजन अपने अंदर से ही बॉडी को क्रिएट करता है, और खुद पावर प्रिजन ही अब डॉक्टर स्पेक्ट्रम बन जाता है। और देखो, यहां तक की जो स्टोरी थी वहां पे हमें स्क्वाड्रन सुप्रीम के इंडिविजुअल मेंबर्स की ओरिजिन देखने को मिलती है, एंड इसके आगे की स्टोरी में स्क्वाड्रन सुप्रीम कंबाइनली अवेंजर्स के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, यानी कि अवेंजर्स वर्सेस स्क्वाड्रन सुप्रीम हमें देखने को मिलता है। और इस स्टोरी की शुरुआत होती है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन से, जो कि स्क्वाड्रन सुप्रीम के डूब चुके हुए शिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। पर एक्चुअली में ये स्क्वाड्रन सुप्रीम का ही एक ट्रैप होता है जिसमें कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन फंस जाता है, और उसके बाद बाकी के अवेंजर्स यानी कि ब्लैक विडो, फैल्कन, हॉकाई, थॉर, हल्क, ये सब जो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को ढूंढने के लिए जाते हैं, तब उनके सामने स्क्वाड्रन सुप्रीम आ जाती है, जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड को और आयरन मैन के हेलमेट को उनके सामने फेंक के कहती है कि स्क्वाड्रन सुप्रीम ने उन्हें मार दिया है और अब बाकी के अवेंजर्स को भी सरेंडर कर देना चाहिए। पर अवेंजर्स सामने फाइट करने लगता है तो नाइट हॉक एक स्ट्रेटेजी यूज करता है। वो अवेंजर्स को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है जहां पे उनकी वीकनेस को टारगेट किया जा सके, उन्हें हराना आसान हो, और उनके हिसाब से उन ग्रुप्स को टेलीपोर्ट कर देता है। जैसे कि थॉर, हॉकाई, एंटमैन को स्पीड डीमन एंड स्पेक्ट्रम के साथ एक फैक्ट्री में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पे इन सारे कैरेक्टर्स के वेपन स्पीड डीमन के सामने स्लो थे। और हल्क और ब्लैक विडो को स्क्वाड्रन सुप्रीम के पावरफुल मेंबर्स यानी कि हाइपीरियन और पावर प्रिंसेस टैकल करता है। पर फैल्कन अल्टीमेटली वो टेलीपोर्टेशन का डिवाइस चुरा लेता है और अवेंजर्स को वापस साथ में ला देता है। अब उनके सामने स्क्वाड्रन सुप्रीम भी वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाती है, और धीरे धीरे फैल्कन को पता चलता है कि नाइट हॉक ने उस टावर की एनर्जी को यूज किया था, और उसी एनर्जी को यूज करके वो अपनी स्पेसशिप को किसी तरीके से चार्ज कर रहा था, और इस स्पेसशिप अब अर्थ में से भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। और अवेंजर्स को ये समझना ही होगा कि आखिरकार स्पेसशिप में एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों किया जा रहा है। तो इसी चीज को समझने के लिए सारे अवेंजर्स उस स्पेसशिप पे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा भी मैसेज मिला है कि शायद आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जिंदा है और उसी स्पेसशिप पे कैद है। और क्योंकि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन ही अवेंजर्स की लीडरशिप थी, तो उन्हें बचा के ही स्क्वाड्रन सुप्रीम के सामने लीड ली जा सकती है। तो सिर्फ थॉर स्क्वाड्रन सुप्रीम का सामना करने के लिए रुकता है और बाकी के सारे अवेंजर्स उस शिप पे जाते हैं। लेकिन थॉर बहुत रेज में था। वो कहता है कि ये फाइट यहां ही एंड होती है, और वो स्क्वाड्रन सुप्रीम का सामना करने लगता है। लिटरली पूरी स्क्वाड्रन सुप्रीम अपने सामने होने के बावजूद थॉर उन सबको फाइट देता है, और कुछ पॉइंट ऐसे भी आते हैं जहां पे थॉर उनको ओवरपावर करने लगता है। पर क्योंकि थॉर के सामने काफी सारे स्क्वाड्रन सुप्रीम के मेंबर्स थे, तो इसलिए धीरे धीरे थॉर हारने लगता है। और उसी के दौरान हमें पता चलता है कि स्क्वाड्रन सुप्रीम की जो स्पेसशिप थी, वहां पे न्यूक नाम का स्क्वाड्रन सुप्रीम का एक 6th मेंबर था, जो कि अर्थ में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, और उसी को वो एनर्जी मिल रही थी। और अल्टीमेटली उसकी पावर्स यही थी कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है और अपने आप को इसी एनर्जी के साथ एक्सप्लोड भी कर सकता है।
और एक्चुअली ये नाइट हॉक का एक प्लान था, उसने जानबूझ के अवेंजर्स को शिप के ऊपर भेजा था ऐसा मैसेज बता के कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जिंदा है, ताकि अवेंजर्स वहां पे जाए, न्यूक उनके सामने एक्सप्लोड हो जाए और सारे अवेंजर्स की डेथ हो जाए। और ऐसा ही होने वाला था। अवेंजर्स समझ चुके थे कि न्यूक एक्सप्लोड होने वाला है और वो लोग थॉर को भी कहते हैं कि अपने म्योनिर से शिप के ऊपर अटैक करे और स्क्वाड्रन सुप्रीम का सामना करना छोड़ दे ताकि न्यूक को हराया जा सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और न्यूक एक्सप्लोड हो जाता है और अवेंजर्स की वहीं पे डेथ हो जाती है। और यहाँ पे थॉर भी अपने म्योनिर के बगैर फाइट कर रहा था, पर स्क्वाड्रन सुप्रीम के सामने वो ज्यादा नहीं टिक पाता और स्क्वाड्रन सुप्रीम थॉर को पकड़ लेते हैं। थॉर का म्योनिर भी वहीं पे गिर जाता है और फिर स्क्वाड्रन सुप्रीम का लीडर नाइट हॉक टीवी पे अनाउंसमेंट करता है कि अवेंजर्स मारे जा चुके हैं और अब स्क्वाड्रन सुप्रीम ही इस प्लेनेट के ऊपर रूल करेगी। हार की निशानी के तौर पे वो अवेंजर्स के आखिरी मेंबर थॉर को भी दिखाता है और उसके बाद पूरे मार्वल की यूनिवर्स में जो भी सुपर हीरोज है, जैसे कि रेड हल्क को इलेक्ट्रिसिटी के ट्रैप में ट्रैप कर दिया जाता है, स्पाइडरमैन के पीछे रोबोट पुलिस पड़ चुकी है और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ऐसे कंटेनर में कैद कर दिया जाता है जहां पे वो मैजिक भी यूज नहीं कर सकते। तो सारे सुपर हीरोज को धीरे धीरे वाइप आउट किया जा रहा है और अब स्क्वाड्रन सुप्रीम अर्थ के ऊपर रूल कर रही है। पर ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली थॉर के म्योनिर के ऊपर सारे अवेंजर्स थे, यानी कि एंटमैन ने अवेंजर्स को श्रिंक कर दिया था। उसने बहुत ही जल्दी सारे अवेंजर्स को छोटा कर दिया और ये सारे अवेंजर्स थॉर के हैमर के ऊपर बैठ के उस डिस्ट्रॉय हो रही शिप को एस्केप कर चुके थे और सारे अवेंजर्स अभी भी जिंदा थे। लेकिन जिंदा होने के बाद भी अवेंजर्स डिसाइड करते हैं कि वो कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड यानी कि सीक्रेटली रहेंगे, क्योंकि स्क्वाड्रन सुप्रीम ने अवेंजर्स टावर को अपना टावर बना लिया था और नाइट हॉक की डिजाइन की गई रोबोटिक आर्मी अब पूरे वर्ल्ड को फोर्सफुली रूल कर रही थी। उन्होंने थॉर को भी कैद करके इसी अवेंजर्स टावर में रखा था और थॉर का जो ईयरपीस था उसके थ्रू अवेंजर्स स्क्वाड्रन सुप्रीम की बातें सुन पा रहे थे। और उन्हें पता चलता है कि क्योंकि अब अवेंजर्स भी नहीं रहे और स्क्वाड्रन सुप्रीम के ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं है, तो स्क्वाड्रन सुप्रीम के सारे मेंबर्स का कैरेक्टर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उनके बीच में अंदर अंदर लड़ाई हो रही है और एक कैरेक्टर्स अब डिसाइड कर चुके हैं कि क्योंकि अवेंजर्स नहीं रहे तो स्क्वाड्रन सुप्रीम पूरे वर्ल्ड को हिस्सों में डिवाइड कर देगी और स्क्वाड्रन सुप्रीम का एक एक मेंबर अपने अपने हिस्से को रूल करेगा। अब स्क्वाड्रन सुप्रीम के मेंबर्स अलग हो चुके थे और बारी थी अवेंजर्स की असेंबल होने की। अब सारे अवेंजर्स साथ में थे। सबसे पहले नाइट हॉक को हराया जाता है, उसके ट्रांसमिशन को बंद कर दिया जाता है और इसीलिए वो स्क्वाड्रन सुप्रीम के बाकी मेंबर्स को अलर्ट नहीं कर पाता। तो नाइट हॉक जो कि यूएस को रूल करता था उसे हरा दिया जाता है और धीरे धीरे हॉकाई और हल्क जैसे कैरेक्टर्स मिलकर स्पीड डीमन को हराते हैं और अल्टीमेटली कैप्टन अमेरिका और एंटमैन जाके पावर प्रिज्म को भी कैप्चर कर लेते हैं डॉक्टर स्पेक्ट्रम को हरा के। एंटमैन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसके थ्रू कैप्टन अमेरिका पावर प्रिज्म को कंट्रोल कर सके और कैप्टन अमेरिका के अंदर पावर प्रिज्म की पावर्स आ जाती है। कैप्टन अमेरिका स्पेस में जाता है और पावर प्रिज्म का यूज करके सोलर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं, यानी कि सन अब येलो नहीं बल्कि ब्लू हो चुका है। अब सन की फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से हाइपीरियन, जिसे अपनी पावर से येलो सन से मिलती है, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। हाइपीरियन जो कि यूरोप को रूल कर रहा था, उसके सर्वेंट के तौर पे ब्लैक विडो वहां पे उसके कैसल को एंटर कर चुकी थी और वो हाइपीरियन को डिफीट कर देती है, क्योंकि हाइपीरियन अब एक नॉर्मल इंसान से कुछ भी ज्यादा नहीं है। अल्टीमेटली एक के बाद एक स्क्वाड्रन सुप्रीम के सारे मेंबर्स को हरा दिया जाता है और जब नाइट हॉक से कहा जाता है कि इतनी कोशिश के बावजूद स्क्वाड्रन सुप्रीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि अब सारे स्क्वाड्रन सुप्रीम के मेंबर्स हार चुके हैं, तब नाइट हॉक कहता है कि उसके पास एक आखिरी प्लान मौजूद है और वो टेलीपोर्टर का यूज करके हाइपीरियन और न्यूक को एक जगह टेलीपोर्ट करता है और न्यूक अपनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी हाइपीरियन को देता है, जिससे हाइपीरियन अपने काफी ज्यादा पावरफुल अल्टीमेट स्टेट में चला जाता है। नाइट हॉक अवेंजर्स से कहता है कि एक्चुअली अर्थ अब स्क्वाड्रन सुप्रीम के रूल करने लायक रही ही नहीं। वो हाइपीरियन से कहता है कि हाइपीरियन के पास अब मौका है अपनी ट्रू पावर्स को दिखाने का और हाइपीरियन को अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा। और हाइपीरियन जो कि अपने रेज फॉर्म में था, वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अर्थ को तोड़ते हुए उसके कोर की ओर जाने लगता है ताकि वो पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर पाए। और नाइट हॉक अपनी शिप को लेकर स्पेस की ओर जाता है जहां से वो एक और पोर्टल खोल पाए जिससे स्क्वाड्रन सुप्रीम किसी और प्लेनेट की तलाश के लिए वापस स्पेस में चली जाए। तो आयरन मैन नाइट हॉक को रोकने के लिए जाता है और बाकी के सारे अवेंजर्स हाइपीरियन को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि अपनी पावरफुल अल्टीमेट फॉर्म में था और इसलिए सारे अवेंजर्स मिलके भी उसे नहीं रोक पा रहे थे। पर अवेंजर्स का प्लान कुछ ऐसा था कि अगर हाइपीरियन लड़ता ही रहे और अपनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी भी लूज कर दे तो वो वापस से पावरलेस हो जाएगा। पर हाइपीरियन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी
और तभी एंटमैन एक प्लान का यूज करता है। एंटमैन कहता है कि इस अर्थ पे इंसानों से कहीं ज्यादा इंसेक्ट्स है और ये इंसेक्ट्स भी अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख पाएंगे, और इसलिए वो सारे इंसेक्ट्स को वहां पे कॉल करता है जो कि हाइपीरियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और अपने हीट विजन से इन इंसेक्ट्स को मारते मारते हाइपीरियन अपनी एनर्जी लूज कर देता है। और इस तरीके से जैसे ही हाइपीरियन की पावर कम होती है, थॉर और हल्क उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और हाइपीरियन को डिफीट कर दिया जाता है। आयरन मैन नाइट हॉक की शिप को डिस्ट्रॉय करके उसे रोक देता है, और जब नाइट हॉक हाइपीरियन को मदद के लिए बुलाता है तब हल्क आता है और हाइपीरियन की अनकॉन्शियस बॉडी को नाइट हॉक के सामने फेंक देता है। स्क्वाड्रन सुप्रीम अब फाइनली हार चुकी थी और सारे स्क्वाड्रन सुप्रीम के मेंबर्स को शील्ड की एक फैसिलिटी में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। सो दैट वॉज द स्टोरी एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि देखो कॉमिक्स तो बहुत लोग कवर करते हैं, मैं भी कवर करूंगा, बट अल्टीमेटली मैंने एनिमेटेड सीरीज को कवर करके कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, और एक स्टोरी जो कि बहुत से एपिसोड में स्कैटर्ड थी, शायद आपने कभी कभी टीवी पे कुछ एपिसोड्स देखे होंगे या फिर पहले देखे होंगे, मैंने आपको एक फ्रेश तरीके से छोटे से वीडियो में इस पूरी स्टोरी को कवर करके देने की कोशिश की है। एंड इफ यू लाइक्ड इट तो ऐसी बहुत सी चीजें मैं लाऊंगा, थंडरबोल्ट्स है, मार्वल ज़ॉम्बीज है, वर्ल्ड वॉर हल्क तो आ ही रही है, कुछ ही टाइम में आपको चैनल पे देखने को मिलेगी, तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।